के द्वारा पूर्व में आयोजित एक और प्रश्न पत्र का विश्लेषण कर लेते हैं। इसका उत्तर के साथ में एक प्रश्न के साथ में 3-4 प्रश्न और हम देखेंगे। तो इसका 19वां प्रश्न है, भीलवाड़ा क्षेत्रीय बोली कौन सी है? ये असल में रिट एग्जाम मेंस में संस्कृत लैंग्वेज के लिए प्रश्न आया था। इसके भीलवाड़ा क्षेत्र की कौन सी बोली है? तो ए ऑप्शन है हाड़ौती, बी है पहाड़ी, सी है मेवाड़ी और डी है मालवी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा मेवाड़ी। भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, उदयपुर है, उस क्षेत्र में मेवाड़ के अंतर्गत आते थे, इसलिए इनकी जो मुख्य बोली है वो मेवाड़ी है। हाड़ौती है वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में यहाँ पर बोली जाती है, इसको याद रखना है। कोटा, बूंदी और बारा, झालावाड़ में ये बोली जाती है। अगला जो प्रश्न, ये एक है मालवा, मालवी बोली। मालवी बोली है, ये झालावाड़ साइड में बोली जाती है, जो मालवा की सीमा लगती है वहां पर बोली जाती है। पहाड़ी बोली है, आदिवासी क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मेवाड़ी। मेवाड़ी बोली है इसका जो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 20वां प्रश्न है, 1956 ईस्वी में किस क्षेत्र के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ? 1956 में जब राजस्थान का विलय हुआ था, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो विलय हुआ था, ये विलय कौन से क्षेत्रों का विलय होने के बाद में ये पूर्ण हुआ था? तो इसका जो पहला ऑप्शन है आबू, दिलवाड़ा और कोटा, ये हो नहीं सकता है, कोटा होने की संभावना नहीं है। इसमें भी कोटा आ गया, देखो ये भी नहीं हो सकता है। आबू और झालावाड़ ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आबू, दिलवाड़ा और अजमेर। अजमेर का भी विलय है वो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। इसी प्रकार से आबू दिलवाड़ा का भी विलय है वो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। पहले ये बंबई प्रांत का हिस्सा था। किसका था? बंबई प्रांत का हिस्सा था, लेकिन 7वें एकीकरण के 7वें चरण, जो कि अंतिम चरण था, इसके बाद में है अबू दिलवाड़ा को राजस्थान के अंतर्गत शामिल किया गया था, और अजमेर को है, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को है, वो भी राजस्थान के अंतर्गत विलय कर दिया गया था। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है, अरावली क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है? अरावली जो पर्वत श्रेणी है, जो कि झुंझुनू से लगाकर है, यहाँ पर सिरोही से शुरू होती है और झुंझुनू तक लगभग खत्म होती है, और आगे जाकर ये दिल्ली तक जाती है, रायसीला हिल्स, जहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यालय, राष्ट्रपति भवन है, वहां तक जाती है। तो ये इसकी लगभग 92% है वो लंबाई है वो राजस्थान में ही है। तो यहाँ पर इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शहर, तारगढ़, अचलगढ़ या रघुनाथगढ़? एक एक चोटी के बारे में देखें तो हम, शहर चोटी है वो सिरोही में आई हुई है, सिरोही में आई हुई है, और ये गुरु शिखर के बाद में सबसे ऊंची चोटी है। तारगढ़ चोटी है वो आपके अजमेर में आई हुई है, अजमेर में आई हुई है। अचलगढ़ चोटी है ये सिरोही में आई हुई है, और रघुनाथगढ़ चोटी है वो आपकी सीकर में आई हुई है, सीकर में आई। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो शेर होगा। ये लगभग है, सबसे ऊंची है वो तो है गुरु शिखर, ऊंची है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर के आसपास है, जबकि इसकी ऊंचाई लगभग 1597 मीटर के आसपास है। ये जो शहर चोटी है सिरोही में आई हुई है, उसकी ऊंचाई है ये। अगला प्रश्न है, अमर सागर किस जिले में स्थित है? अमर सागर है ये कौन से जिले में स्थित है, ये प्रश्न है। तो अमर सागर है, ये अमर सागर है एक पवन ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है। अमर सागर है एक पवन ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है, और ये जोधपुर में है, जैसलमेर में है, जयपुर में है या उदयपुर में है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जैसलमेर होगा। ये पहली बात तो है, पवन संयंत्र है, पवन संयंत्र है। राजस्थान का पहला जो पवन संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। अब दूसरे पवन संयंत्र के बारे में बात करें, दूसरा पवन संयंत्र है वो देवगढ़ में आया हुआ है, जो कि प्रतापगढ़ में आया हुआ है। तीसरे पवन संयंत्र के बारे में बात करें तो बीठड़ी में आया हुआ है, और जो कि फलोदी के पास में है, फलोदी में। ये तीसरा पवन संयंत्र है। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर होगा, सही उत्तर होगा वो जैसलमेर होगा। पवन ऊर्जा के मामले में है वो जैसलमेर सबसे प्रथम स्थान पर आता है, पवन ऊर्जा के मामले में। और अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा एक संस्था बनी हुई है, अक्षय ऊर्जा निगम, जो कि गैर परंपरागत स्रोतों से जो विद्युत वगैरह उत्पादित होती है उसके बारे में कार्य करती है। 23वां प्रश्न है, धौलीधुप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? धौलीधुप एक गांव है, वो राजस्थान के कौन से संत से संबंधित है? तो इसका जो उत्तर है, देखो सबसे पहले पीपा जी की बात करते हैं। तो इनका जो जन्म है वो गागरोन में हुआ था, गागरोन में हुआ था, और ये इनका जो मूल नाम था वो प्रताप सिंह जी था, और ये रामानंद जी के शिष्य थे और राजपूत जाति से आते हैं। और इनका जो
गुफा आती है वो टोडाई रायसिंग में है, टोंग में है इनकी गुफा है। रामशरण जी के बारे में है तो रामशरण जी ने शाहपुरा में इन्होंने रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। रामचरण जी का लाल दाजी इसका सही उत्तर होगा, ये असल में है वह लाल दाजी इसका सही उत्तर होगा। ये पठान थे, मुस्लिम जाति के थे और इन्होंने है वो भक्ति भावना दुलीदुप गांव में है उनसे संबंधित है। बात करते हैं इनकी जो मृत्यु है ये हुई थी नगदा जहाज गांव भरतपुर में इनकी मृत्यु हुई थी, भरतपुर में हुई थी। लेकिन जो इनकी समाधि है वह आई हुई है शेरपुर गांव में। कहां पर आई हुई है? शेरपुर गांव में है। और दुलीदुप गांव में है, अलवर में आया हुआ है दुलीदुप गांव है जहां पर उनका जन्म हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर होगा संत लालदास जी, जो कि इन्होंने मुस्लिम संत चिश्ती से इन्होंने दीक्षा ली थी। लालदास जी के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात होती है। शरणदास जी है, शरणदास जी इनकी जो मुख्य गद्दी है वो आती है दिल्ली में। दहेगा में इनका जन्म हुआ था, लेकिन जो मुख्य गद्दी है वो शरणदास जी है। इनको सगुण तथा निर्गुण दोनों भक्ति से संबंधित है, ये मान्यता है। अगला जो प्रश्न है वह है 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न ये कह रहा है कि आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आहड़ में, पहली बात तो आहड़ कहाँ पर आया हुआ है? आहड़ है वो उदयपुर चत्र में है, उदयपुर चत्र में है। यहाँ पर एक वरा मंदिर आया हुआ जिसका निर्माण नरवाहन ने किया था, कुमांत्रति ने किया था, अल्लट ने किया था या कालभुज ने किया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा अल्लट ने। अल्लट के बारे में यदि कहा जाए तो ये मेवाड़ का शासक था और इन्होंने सबसे पहले है वो नौकरशाह की स्थापना की थी। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाह की जो स्थापना की थी वो अल्लट के द्वारा की गई थी। अल्लट के बारे में है इनको आलव की उपाधि भी दी गई है, ठीक है। और इन्होंने है वो आहड़ में है वरा मंदिर का निर्माण किया था। कालभोज के बारे में कहा जाए तो कालभोज के बारे में है इनको है वो बप्पा रावल की उपाधि दी गई है, इनको बप्पा रावल कहा जाता है। रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार इनको बप्पा रावल की इनको उपाधि की गई कालभोज है। इन्होंने वो नागदा में है वो एकलिंग जी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। नागदा में है वह एकलिंग जी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। लगभग 734 ईस्वी के आसपास है इन्होंने है वह स्थापना की थी। अगला हम प्रश्न देखते हैं, 25वां प्रश्न है क्या है? 25वां प्रश्न है 2011 की जनसंख्या के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरी जनजाति वाला है? शहरी जनजाति है सर्वाधिक। पहले एक बार इसका ए ऑप्शन है 12, बी है झालावाड़, सी है कोटा और डी है बूंदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये उससे सही उत्तर से पहले हम देख लेते हैं। सबसे जो ज्यादा है वह लगभग 99% है वो शहरी जनजाति है, वो 12 में निवास करती है। सेकंड नंबर इसका आता है, सेकंड नंबर है वह इसमें आता है इसका जो सेकंड नंबर है वह कोटा का आता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कोटा में होगा। 99% है वो जनसंख्या 12 में निवास करती है, लेकिन सेकंड नंबर पर है उसका कोटा आता है। सेकंड नंबर पर कोटा आता है, कोटा में जनसंख्या सबसे ज्यादा शहरी होगी। शहरी जनजाति के बारे में बात करें तो ये सबसे आदिम जनजाति की श्रेणी में मानी जाती है। आदिम जनजाति की श्रेणी में है वो मानी जाती है। भारत सरकार के द्वारा जो आदिम जनजाति की श्रेणी में शहरी जनजाति को शामिल किया गया है। सबसे पिछड़ी जाति है, शैक्षणिक दृष्टि से, एजुकेशन दृष्टि से भी बहुत ही पिछड़ी जाति है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है वह दिया हुआ है 26वां प्रश्न है, तिमड़िया नामक आभूषण है, तिमड़िया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? नाक में, गर्दन में, सिर में या कान में? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो गर्दन होगा। गर्दन में है ये पहना जाता है। इसके अलावा है वो कंठी भी पहनी जाती है, गर्दन में कंठी भी पहनी जाती है, तिमड़ी आभूषण पहना जाता है। सिर में है वो बोड़ला आभूषण है या मेमद आभूषण है। ये सिर के प्रमुख आभूषण है। कहाँ के आभूषण है? सिर के आभूषण है। कान के है वो मुख्य आभूषण है, मरकी वगैरह है, लूंग है, ये आपके सिर के आभूषण होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा गर्दन, इसका होगा गर्दन। नाक के आभूषण के बारे में देखें तो एक चौप आभूषण आता है और एक आता है बेसरी। बेसरी जो आभूषण है ये ठनी बनी का जो चित्र है उसमें जो उनके नाक पर पहनी हुई है वो बेसरी कहा जाता है। नाक का प्रमुख आभूषण माना जाता है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास में, शिकारी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? शहरिया जनजाति,
ग्रासीय जनजाति, मीणा जनजाति या कथोड़ी जनजाति। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा शहरीय जनजाति। शहरीय जनजाति का प्रमुख है वो शिकारी नृत्य। शहरियों के अन्य नृत्यों के बारे में हम देखें तो एक तो है शिकारी नृत्य। क्या है? शिकारी नृत्य है वो शहरियों का प्रमुख नृत्य। एक है इंद्रपरी नृत्य। इंद्रपरी नृत्य है वो शहरियों का प्रमुख नृत्य है। एक है जेला नृत्य और एक है कहा गया अगला प्रश्न है शहरीय जनजाति के बारे। अरे बोले तो मैं हाले दिए पूरा हाले दिए कहां गए तो इसका एक तो जिला नृत्य है, शिकारी नृत्य है, इंद्रपुरी नृत्य है, जिला नृत्य है और लहंगा नृत्य है। लहंगा नृत्य ये शहरीय जनजाति के प्रमुख नृत्य है। शहरीय जनजाति के प्रमुख नृत्य है वो 4 प्रमुख नृत्य है। शहरीय जनजाति के बारे में अभी हमने देखा है ये सबसे ज्यादा है वो 12 में निवास करती है। सेकंड नंबर है वो कोटा का आता है, ये आदिम जनजाति की श्रेणी में मानी जाती है। मीणा जाति के नृत्यों के बारे में हम देखें तो एक तो आता है नेजा नृत्य आता है जो कि भीलों और मीणों का संयुक्त नृत्य है। भील भी इस नृत्य को करते हैं, नेजा नृत्य है। एक नृत्य आता है रसिया नृत्य। रसिया नृत्य ये मुख्य नृत्य है। कथोड़ियों के नृत्यों के बारे में देखा जाए तो एक तो आता है होली नृत्य और एक आता है मावलिया नृत्य, होली और मावली। ग्रासीय जनजाति के प्रमुख नृत्यों के बारे में हम देखें तो एक तो आता है गोड़ नृत्य है, इसके अलावा है वालर नृत्य है, बिना वाद्य यंत्र के साथ में किया जाने वाला नृत्य है। कूद नृत्य है, इसके अलावा है वो मोरिया नृत्य है, मोरिया नृत्य है, गोड़ नृत्य है। इसके अलावा है ज्वारा नृत्य है, ज्वारा नृत्य है, ये प्रमुख जनजाति। इसके अलावा ये प्रमुख नृत्य आते हैं वो ग्रासीय जनजाति के नृत्य है। ग्रासीय जनजाति सबसे ज्यादा है वो एक तो उदयपुर में है और सिरोही में निवास करती है। अगला प्रश्न है हमारे पास में है वो है राजस्थान भाषा रो पहलो उपन्यास कौन सा है? इसमें से राजस्थान भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है? कनक सुंदर है, आबे पटकी है, वो गोरी किन पीवरी है, धोरारा धोरी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है कनक सुंदरी। कनक सुंदरी के बारे में देखा जाए तो ये शिवचंद्र भरतिया का प्रमुख एक उपन्यास है जो कि राजस्थान का पहला उपन्यास कहा जाता है। आबे पटकी के बारे में कहा जाए तो ये नथमल जोशी के द्वारा लिखा है, नथमल जोशी के द्वारा लिखा है। वो गोरी किन पीवरी है, ये सत्यनारायण के द्वारा है वो रचित है। तो ये मुख्य रचना है। इसके अलावा है वह प्रमुख रचनाओं के बारे में देखा जाए तो कन्हैयालाल सेठिया की है कन्हैयालाल सेठिया की एक रचना है जिनका नाम है धोरारा धोरी। ये तो अलग है, कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख नृत्य रचना है, ठीक है। तो ये मुख्य बात आती है। इसके बाद में हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पर आप आते हैं। उनतीसवां प्रश्न है बालाथल सभ्यता के उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वीएन मिश्र। इनका पूरा नाम है वह वीरेंद्रनाथ मिश्र के बारे में।
अब बालातर सभ्यता है, असल में कहाँ आई हुई है? उदयपुर में आई हुई है। इसके अलावा है ये बेडस नदी के किनारे पर आई हुई है। ये बनास संस्कृति के अंतर्गत है, बनास संस्कृति या आर्ट संस्कृति के अंतर्गत ये आई हुई है। इसके अलावा बालातर सभ्यता के बारे में बात करें तो यहाँ पर 11 कमरों वाला एक मकान है वो प्राप्त हुआ है। बालातर सभ्यता के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात आती है। अब बात करें अमलानंद घोष के बारे में तो 1952 में है इन्होंने ये कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी, हनुमानगढ़ में आई हुई है। आर.सी. अग्रवाल के बारे में बात करें तो ये इन्होंने आहड़ की खोज की थी। इसके अलावा है वो गणेश्वर जो कि नीम का थाना में आया हुआ है, वहां पर इनके खोज कार्य हुए। बी.आर. लाल का संबंध भी है आपके आहड़ से है। बी.आर. लाल और बी.के. थापड़ का जो संबंध है वो भी इनका जो संबंध है वह भी आपके कालीबंगा से। आर.सी. अग्रवाल, रत्नचंद्र अग्रवाल, इन्होंने आहड़ और गणेश्वर सभ्यता की खोज में मुख्य योगदान दिया था। अगला जो प्रश्न है वह है 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है जयपुर फूड के जनक कौन है? डॉक्टर पी.के. सेठी, डॉक्टर वी.सी. राय या डॉक्टर अशोक पनगड़िया या डॉक्टर ए.एस. दारकर? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पी.के. सेठी। जयपुर फूड जो कि असहाय शरीर के विभिन्न अंग नहीं होते हैं, पैर वगैरह नहीं होते हैं, इनको एक कृत्रिम पैर वगैरह लगा कर देते हैं, तो इनके जो जनक है वो पी.के. सेठी है, जो डॉक्टर पी.के. सेठी। अशोक पनगड़िया के बारे में बात करें तो ये जयपुर के मशहूर डॉक्टर थे जो कि कोरोना काल में है इनका निधन हो गया था। एक अशोक पनगड़िया के नाम से है, वो केंद्र सरकार में है, कुछ अच्छी भी थे। बाद में ये जो ये योजना आयोग बना था उनके उपाध्यक्ष भी रहे थे। जयपुर फूड के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात आती है। आगे वाले प्रश्न हम अगले वाले टॉपिक्स में करेंगे। धन्यवाद।